प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। आवाज अड्डा में आज मार्केट की बातचीत होगी, लेकिन मार्केट में ज्ञान नहीं होगा। आज डायरेक्ट एक्शन होगा, क्योंकि हम लोग ज्ञान की चर्चाएं बहुत बार करते हैं, जरूरी भी होती है, लेकिन आज हमने सोचा कि ज्ञान कम और काम की बात ज़्यादा होगी। यानी जिसके लिए आप इंतज़ार करते हैं, जो आप डिमांड करते हैं, जो आप हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं कि चर्चाएं तो हम लोग बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन करना क्या है ये तो बताइए। तो आज हम सिर्फ करने पे फोकस करेंगे। आज मार्केट ज्ञान सिर्फ मैं दूंगा, मेहमानों से मार्केट ज्ञान आज नहीं होगा। तो बाजार की तस्वीर थोड़ी सी आपको रख दूं कि इस वक्त काफ़ी उठापटक के बीच मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा नहीं गया है हफ्ता, हम लोग गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सारे इंडाइसेस बड़ी उठापटक है, उसमें यूक्रेन, रसिया, उससे पहले की महंगाई की चिंता, फेड की चिंता, इन सब चिंताओं के चलते मार्केट में एक प्रेशर है। 3.5% निफ्टी वीकली बेसिस पे कमज़ोर होकर बंद हुआ, बावजूद इसके कि शुक्रवार को एक बड़ी रिकवरी उसमें देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद और इसके परिप्रेक्ष्य में देखें आप तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार बेच रहे हैं। इस महीने भी बेच रहे हैं, पिछले महीने भी बेचा था, इस हफ्ते भी बेच रहा है, डेली बेचते हैं वो। और बिल्कुल जो ताज़ा आंकड़ा है 25 फरवरी का, जो कि हम लोग जब ग्राफिक बना रहे थे तो हमारे पास 24 फरवरी का आंकड़ा था। FIS ने इस फरवरी में 37,300 करोड़ की बिकवाली की है, और आज का उसका 4400 करोड़ जोड़ लीजिए आप, आज भी उन्होंने 4400 करोड़ की बिकवाली की है। और DIS उसके सामने इतनी मैचिंग बाइंग लगातार कर रहे हैं। तो इस मार्केट में जहां पे वैल्यू बाई की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं, ऊपरी स्तरों से देखें तो काफ़ी सस्ते दिख रहे हैं। तो अपना पोर्टफोलियो जिनको बनाना है, जिनको एक अच्छे स्टॉक्स खरीदने के मौके मिल रहे हैं, बहुत सारे होंगे, तो इस वक्त क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक खरीद के रख लेना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने बात की कोटक AMC के नीलेश शाह जी, उन्होंने कहा कि गुरुवार का दिन बहुत अच्छा दिन था खरीदारी करने के लिए, शुक्रवार को तो महंगा मिल रहा थोड़ा सा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो, इसीलिए हमने सोचा कि आज जो शो हमारा होगा उसमें सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बात होगी, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे हम उनकी पसंद के जो भी स्टॉक्स वो आपको सजेस्ट करेंगे उन पे बातचीत करेंगे। मैं आपको सबसे पहले मेहमान से परिचय करा दूं। हमारे साथ गुरमीत चड्ढा है, जो कंप्लीट सर्किल के CEO और फाउंडर हैं। प्रकाश दीवान जी हमारे साथ हैं, मार्केट एक्सपर्ट है और बहुत ही जाना माना नाम चेहरा हमारे साथ है। पार्थिव शाह हमारे साथ हैं, जो ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर हैं, वहाँ के कामकाज देखते हैं। और शरद अवस्थी हमारे साथ हैं, जो हेड ऑफ रिसर्च हैं SMIFS सर्विसेज के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने कहा आप मेहमानों से, क्या हम लोग मार्केट चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, आज हम डायरेक्ट एक्शन की चर्चा करेंगे। तो हम आपसे चाहेंगे कि कम से कम 3 आइडियाज़ हम आप सबसे लेंगे, तो 12 आइडियाज़ हो जाएंगे हमारे पास, और एक आध कोई बोनस भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 12 आइडियाज़ का प्रॉमिस मैं शो में लेके चल रहा हूँ। और पहले राउंड में एक आइडिया सबसे डिस्कस करेंगे। तो गुरमीत जी आपसे शुरू करते हैं, क्या है आपका आइडिया जो इस समय लोगों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना चाहिए? तो नीरज जी, आप जैसा आप जानते हैं मैं फंडामेंटल साइड पे हूँ, और रिकमेंडेशन एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। मैं एक थीम की बात करूंगा, फिर आपसे आइडिया की बात करूंगा, क्योंकि मैं इस थीम के बारे में बात करता रहता हूँ। मुझे लगता है ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, अभी आपने बात करी FI के सेल फिगर की, लगभग 40,000 करोड़ का सेल फिगर नवंबर दिसंबर से है। मेरे करीबन 22-24 बिलियन डॉलर का सेकेंडरी मार्केट सेल है। कि मैंने इतनी सेलिंग बहुत समय बाद देखी अपने घर में। इनफैक्ट मैं BSE 500 का ओनरशिप देख रहा था, वो 9 ईयर लो पे। अब शायद अगर एक महीना और ऐसी सेलिंग हुई तो हम शायद 2008 के ओनरशिप पे आ जाएंगे FIS के। तो कहना मुश्किल है कहाँ रुकेगा, बट ऐसा लगता है कि काफी लाइटन हो गई पोजीशन। पर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक फ्लोज जो है अभी भी बरकरार है। हमें देखना पड़ेगा कि कब तक रहते हैं वोलेटिलिटी। तो मुझे लगता है ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग बहुत रियल है, और उसको कई तरीका है खेलने का, बैंक के थ्रू, डिपॉजिट के थ्रू। मुझे CDSL अच्छा लगता है स्पेस में। आप पिछले 4 क्वार्टर से देखिए, लगभग 1 लाख डीमेट अकाउंट रोज खुल रहे हैं। उसका मार्केट शेयर करीबन 70% हो गया है। 70% रेवेन्यू मार्केट ड्रिवन है, जिसे हम ट्रांजैक्शन रेवेन्यू बोलते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं, IPO है। और फिर एनुअल इश्यूअर चार्जेस होते हैं, जो ज्यादा स्टेबल रेवेन्यू होता है। KYC वोटिंग से भी रेवेन्यू बनता है। बड़ा ही एसेट लाइट मॉडल है। तो मान लीजिए 100 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो 70-75 करोड़ का एबिटा है। रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, ओनरशिप स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस अच्छा होता है, ड्यूपोली स्ट्रक्चर है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी हम करीबन 8.5 करोड़ डीमैट अकाउंट पे हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि LIC के 30 करोड़ पॉलिसी धारक है।
तो अभी लंबा हमें रास्ता कवर करना है। तो ये आप एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग को थोड़ा स्टैगर्ड वे में लीजिए। 20% का करेक्शन ऑलरेडी हमें देखने को मिला है, 1700-1800 से अभी 1300-1400 के लेवल पे है। और आप थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी रीजनेबल होते जा रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा फ्रेंचाइज है, पर थोड़ा स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग करेंगे तो बेहतर होगा और लंबे समय का व्यू रखेंगे तो। जी। अच्छा गुरमीत, आपने चूंकि सीडीएसएल का नाम लिया है और बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, एलआईसी तो अपना प्रचार भी कर रहा है और लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप डीमैट अकाउंट खोलिए। बहुत ब्रीफली हमें ये समझाइए कि डीमैट अकाउंट से सीडीएसएल की कमाई कैसे होती है? तो इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा व्यूअर्स के लिए नीरज जी। इसमें क्या होता है कि जब भी आप जैसे कोई डिलीवरी, आप कोई फोलियो खुलता है, नया इन्वेस्टर जुड़ता है, बीओ बोलते हैं, बेनिफिशियरी ओपनिंग अकाउंट बोलते हैं। इसमें जब भी कोई नया फोलियो ऐड होता है तो सीडीएसएल उससे पैसा चार्ज करता है। अब जब भी आप कोई डिलीवरी होगी शेयर की तो कुछ प्रतिशत उसको जाता है। कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है, आईपीओ है, बोनस डिक्लेयर हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, उसमें वो बनाता है। प्लस एक एनुअल इश्यूअर चार्जेस जो हम होते हैं डीमैट के, उसमें उसको अर्निंग मिलता है। ई केवाईसी, ई वोटिंग, तो बेसिकली एक तरीके का टेक्नोलॉजी प्ले है फाइनेंशियलाइजेशन पे। और जैसा मैंने बोला कि एसेट लाइट और हाई रेवेन्यू मार्जिन बिजनेस है, और ये एक ट्रेंड है। हमने देखा है कि हम हर क्वार्टर 1 करोड़ डीमैट अकाउंट ऐड कर रहे हैं, और इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद ऐड किया। आप एलआईसी के आईपीओ से हो सकता है 1-2 करोड़ नए डीमैट इन्वेस्टर्स मार्केट में आए। और अभी भी इक्विटी होल्डिंग जो है नीरज जी, इंडिया में अभी भी 6%, 7%, तो हम अभी काफी पीछे हैं बाकी डेवलप्ड और इवन इमर्जिंग मार्केट से। तो ये ट्रांजैक्शन रेवेन्यू, कॉर्पोरेट एक्शन रेवेन्यू, एनुअल इश्यूअर चार्जेस और केवाईसी वोटिंग, ये 4-5 इसके रेवेन्यू मॉडल है। 70% जो रेवेन्यू आता है वो ट्रांजैक्शन और कॉर्पोरेट एक्शन रेवेन्यू का। तो फाइनेंशियलाइजेशन का थीम पकड़ा है गुरमीत ने, जिसमें एक सीडीएसएल और आईसीआईसीआई बैंक। सीडीएसएल के बारे में हम लोग सुनते बहुत हैं, लेकिन हमने कहा आज दर्शकों को ये भी बता दिया जाए कि कमाई कैसे होती है। एन्युटी बिजनेस होता है, जो डीमैट अकाउंट खुलता है उसके सर्टेन चार्जेस होते हैं जो कंपनियां भरती हैं, और जितने भी नए इश्यूज़ आते हैं, आईपीओज आते हैं, उनसे भी उनकी बहुत कमाई होती है। तो सीडीएसएल एक बहुत ही बढ़िया पिक बताई हमारे गुरमीत भाई ने। शरद जी, आपकी नज़र कहाँ है? पहला स्टॉक आपका कौन सा होगा? ये हमारा पहला स्टॉक होगा हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। और जहाँ तक बैंक का सवाल है, हमें लगता है एसबीआई को काफी फायदा होना चाहिए जिस तरीके से सरकार कैपेक्स पे फोकस कर रही है। और अभी जो एडवांस बुक है उसमें भी कोई खास ग्रोथ पिछले कुछ सालों में आई नहीं है, तो एनपीए का प्रेशर भी वहां से नहीं है। और प्लस ज्यादातर एनपीए की बुक्स में क्लीन अप हो चुका है। और 2 मेजर सब्सिडियरीज हैं जहां से हमें लगता है कि बहुत बड़ा री रेटिंग स्टॉक में आ सकता है, एसबीआई एएमसी और एसबीआई लाइफ, क्योंकि दोनों ही स्पेस में वैल्यूएशंस थोड़ी सी सबड्यूड है। हमें लगता है वहां से बहुत बड़ी री रेटिंग संभव है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक लगभग 1.1 टाइम FY24 प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है, उसमें भी हमें लगता है काफी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जिस तरीके से सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात की है, कैपेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर आप पीएसयूज का टोटल कैपेक्स का प्लान अगले साल का भी देखें तो पिछले साल से ज्यादा है, और फर्स्ट लाइन में पीएसयूज का कैपेक्स आएगा। तो ये सब चीजों को मिला के हमें लगता है एसबीआई को काफी फायदा रहना चाहिए। और आज की अगर आप न्यूज देखें तो इन्होंने काफी टाइम बाद सीडी इशू किया है, जो बैंक्स यूजुअली लिक्विडिटी में कमी आने की वजह से इशू करती हैं। और पिछले 2-3 सालों में ज्यादा सीडीज वगैरह इशू हो नहीं रहे थे क्योंकि बैंक्स फ्लश थी कैपिटल से। तो एसबीआई का सीडी इशू करना भी इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि एडवांस बुक में ट्रैक्शन है। तो हमें लगता है ये स्टॉक आपको बाई करना चाहिए। हमारा लक्ष्य करीब 650 रुपए का, जो करीब 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है। 650 तक के लक्ष्य इसमें देखे जा सकते हैं। शरद भाई, एक चीज़ मैं इसमें और समझना चाहता हूँ, जो भी सरकारी बैंक्स हैं उन्होंने अपनी बैलेंस शीट क्लीन कर ली है और बहुत मजबूत कर ली है, ये एकदम फैक्ट है, और प्रॉफिट बहुत कमाया है सारे बैंकों ने मिलके। लेकिन एक कंसर्न है भी, वो है कॉरपोरेट लेंडिंग, वो बढ़ नहीं रही है। कंजम्पशन ड्रिवन लेंडिंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन कॉर्पोरेट लेंडिंग अभी भी कम है। मतलब एवरेज 7, 7.5% मैक्सिमम होगा किसी एक बैंक का, केनरा का शायद 9-10 तक पहुंचा है। तो ये चिंता का कारण नहीं होगा? देखिए, मैंने आपको वही बोला कि बैंक ने पहली बार सीडी इशू किया है। आने वाले समय में हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से कैपेक्स को बूस्ट करने की कोशिश है, हमें कोई रीजन दिखाई नहीं देता कि एडवांस बुक में ग्रोथ नहीं आएगी। पहला लेग पीएसयूज की तरफ से आएगा,
और सेकंड लेग जब तक में आप पीएसयूज वाले कैपेक्स की रिक्वायरमेंट जो है वो आएगी बोरोइंग की, जहां पीएसयू बैंक्स को हमारे हिसाब से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और सेकंड लेग में जैसे जैसे सरकार की जो एनआईपी और एनएमपी की पूरी पॉलिसी है उसका असर आता है, वैसे वैसे एक काफी लंबी ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी तेज आपको टोटल एडवांस ऑफटेक में दिखनी चाहिए। प्लस इसके सेकंड लेग में हमें लगता है प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करना चालू कर देगा, क्योंकि जैसे हम डिफेंस ओपनिंग अप की बात कर रहे हैं या अदर क्षेत्रों में ओपनिंग अप की बात कर रहे हैं, वो सब कैपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जहां बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आनी चाहिए आने वाले समय में। जी, 309 रुपए की इस समय इसकी बुक वैल्यू है और करंट प्राइस है 483 रुपए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बुक वैल्यू बहुत ही रीजनेबल है और लगातार इस कंपनी ने, इस बैंक ने अपने आप को सुधारा है। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए हो सकता है जो अपने आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। प्रकाश सर, बताइए आप क्या चुन के लाए हमारे दर्शकों के लिए पहला स्टॉक आपका? नीरज भाई, देखिए, जो गुरमीत ने छेड़ा है जो थीम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं करूंगा। जैसे इन्होंने सीडीएसएल की बात की, सीडीएसएल एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके शेयर ओनरशिप जो है उसको डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है, उसके ट्रांजैक्शंस को वो किया जाता है। लेकिन देखिए, फाइनली कारोबार तो ये सारा एक्सचेंज पे ही होगा। अब उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज के बिना तो काम होना ही नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि जो गुरुवार का जो मार्केट था, तब देख के ऐसे लग रहा था कि कोई भी मतलब आप सोचिए, एडवाइजर या सलाहकार की जरूरत नहीं। मार्केट जब गिरती है, पिटाई होती है, तो हर एक की होती है, चुन चुन के हर एक की होती है, मतलब कोई बाकी नहीं रहता। लेकिन शुक्रवार के मार्केट को देख के लग रहा था कि कोई भी चीज ले लो तो 5% ऊपर जा रही थी। होता ये है कि ये जो वॉलेटिलिटी का हम लोग जो नया दौर देख रहे हैं धीरज भाई, ये मैंने आज तक इतने 20 साल के करियर में नहीं देखा। और वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि एक्सचेंज की कमाई ज्यादा होती है। आप या मैं कमाए या ना कमाए, मार्केट हरे में है, नीचे या लाल में, लेकिन एक्सचेंज में तो पैसा मिलता ही मिलता है, चाहे पैनिक बाइंग हो या पैनिक सेलिंग हो। और मुझे लगता है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, जो उनकी क्षमता उन्होंने अपनी सुधारी है, बढ़ाई है इस सालों में, उसको देखते हुए लगता है कि इनका आगे चल के स्केल अप होना मतलब बहुत ही अनिवार्य है। मतलब इसमें कोई वो आपकी ऑप्शनैलिटी तो है ही नहीं। हाँ, एनएसई की लिस्टिंग के लिए एक था कि एनएसई जैसे ही आएगा तो थोड़ा सा पैसा वहां भी बच जाएगा, लेकिन वो जब होगा तब देखी जाएगी। अभी तो जो संजोग दिख रहे हैं, और सीडीएसएल, बाय द वे, सीडीएसएल की भी मालिकी काफी हिस्सा तो बीएसई के पास है ही है। तो अगर गुरमीत जी का कॉल सही है जो पड़ता है हर बार, तो मैं तो सिर्फ उसी का फायदा उठाना चाह रहा हूँ। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखिए, और उनका जो एमएफ स्टार, ऑन अ सीरियस नोट, जो एमएफ स्टार प्लेटफॉर्म है, वो मैंने खुद आजमा के देखा है। वो वाकई में इतना बढ़िया, इतना उम्दा है कि उसपे जो स्केलेबिलिटी आई, आज 11,000 करोड़ की जो हमारे एसआईपी का जो हर मंथ आना शुरू हुआ है, कामकाज होना शुरू हुआ है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर ये दौर ये जारी रहा तो एमएफ स्टार की वजह से ही इनके पास इतनी बढ़िया वो प्लेटफॉर्म की सुविधा रहेगी। तो रेवेन्यू तो आना ही आना है, दोनों हाथों से आ रहा है। कहीं रुकावट की जरूरत, गिरा था, थोड़ा बहुत सुधर भी गया मार्केट की गिरावट की वजह से, आपको बीएसई सस्ते में मिल रहा है। एलआईसी के इतने सारे नए डीमैट अकाउंट जब खुलेंगे एलआईसी होल्डर्स के, फाइनली एलआईसी का शेयर आएगा जो मार्केट में, तो आप सोचिए इतने नए लोगों के पास आएगा तो वो कुछ ना कुछ ले बेच तो करेंगे, तो उसका भी फायदा आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पे दिखेगा। तो हर तरफ से रेवेन्यू आना वो है उसमें, और आई थिंक बिजनेस मॉडल परफेक्टेड है। हाँ, इशू ये है कि मार्केट शेयर थोड़ा सा ऑप्शन या डेरिवेटिव साइड में कम है, एनएसई का ज्यादा है, बट मैं ये समझता हूँ कि जो मोटे कमाई वाली चीज है, जो कैश सेगमेंट की जो गतिविधियां हैं, वो बीएसई में अच्छी तरह से कायम है, वो बनता रहेगा उसके पैसा। नहीं, ये आप लोग मिले हुए हैं सर जी, दोनों लोग, मतलब एक दूसरे कैसे बढ़िया स्टॉक देखिए आपने एक दूसरे जोड़ के दिए। एन्युटी बिजनेस है, 236% से इसने बीट किया इंडेक्स को पिछले 1 सालों में। जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है इस स्टॉक का। और प्रकाश जी से कह रहे हैं ना कि मंदी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खरीदो बेचो, इनका कमीशन सेट है, उनको पैसे वैसे ही मिलेंगे, मार्केट किधर भी जाए। और जिस तरीके से नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उससे सीडीएसएल और एक्सचेंज जैसे स्टॉक्स में गजब का मूवमेंट और ट्रेंडमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छी पिक है बीएससी, यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। प्रकाश जी को पसंद है। पार्थिव भाई, आपको क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त?
देखिए नीरज जी, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ही बुलिश है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इवन गवर्नमेंट का भी इम्पेटस है, जो रिफॉर्म्स है, जो बजट की कमेंट्री है, उसमें डेफिनेटली ये झलक रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एज ए सेक्टर एक सनराइज सेक्टर रहेगा इंडिया में, और एज अ शेयर टू द जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली एज अ परसेंटेज बढ़ने वाला है। और उसमें भी हमें लग रहा है कि कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है वो काफी लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन मिल रहा है और काफी ग्रीन शूट्स भी दिख रहे हैं। और ये सेक्टर में से भी विद वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस शीट्स हमें लिंडे इंडिया बहुत ही पसंद है। अब इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है, इसका रॉ मटेरियल है हवा, बेसिकली जो एयर बोलते हैं इज द रॉ मटेरियल, और दूसरा सबसे बड़ा कॉस्ट रहता है पावर का कॉस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्रियल गैसेस में लिंडे इंडिया आफ्टर मर्जर विद प्रेक्सा दे हैव अ डोमिनेंट मार्केट शेयर ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 50%। तो ये एक ऐसा प्लेयर है कि जिसका मार्केट शेयर रातों रात और कोई नहीं हिला पाएगा। बाकी जो प्लेयर्स है उनकी जो कैपेसिटीज है इन टर्म्स ऑफ टन्स पर डे, ये लिंडे प्रेक्सा की कंबाइंड कैपेसिटी से हाफ पे चल रही है। और मैं ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट क्लीन अप, आज की तारीख में टोटली डेट फ्री कंपनी है, 800 करोड़ की कैश है, बहुत सारा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। कैपेक्स प्लान्स भी उन्होंने अनाउंस किए जो इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर की भी मैं बात करूं तो रेवेन्यू ग्रोथ 35% पे था, पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट 47% पे था। ये बताता है कि जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रोथ होता है ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलती है। दो बड़े डिवीजन है, एक तो इंडस्ट्रियल गैसेस जो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, वेदर यू टॉक ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ये इंडस्ट्री में हर एक वर्टिकल्स को सप्लाई करता है। दूसरा है उसका पीईडी डिवीजन, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन, यहाँ पे भी ऑर्डर बुक इज एट ऑल टाइम हाई और यहाँ पे पाइपलाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो लिंडे ने बहुत सारा कैपेक्स अनाउंस किया है, गोस टू शो कि इनका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। उन्होंने वेस्ट इंडिया में एक पैकेजिंग कंपनी खरीदी है जिससे बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ की चैलेंज इन दिस बिजनेस। फिर उन्होंने 2 मर्चेंट एयर सेपरेटर यूनिट्स, मर्चेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे रियलाइजेशन और मार्जिन ज्यादा बनते हैं। तो एक तो 250 टन पर डे की कैपेसिटी दहेज में और दूसरी 264 टन की कैपेसिटी लुधियाना में अनाउंस की है। 800 टन पर डे का एयर सेपरेटर यूनिट फॉर वेदांता ग्रुप करने वाले। तो मेरा ये मानना है ऐसी कैपिटल गुड्स कंपनी के कोई कंपेरेबल पीयर नहीं है लिस्टेड स्पेस में। तो बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पे अवेलेबल है मेरे दृष्टि से, और लॉन्ग टर्म की व्यू से बहुत अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। मल्टीबैगर हो सकता है और इस स्टॉक ने पिछले 12 क्वार्टर का हाईएस्ट 26% का मार्जिन क्लॉक किया है, लगातार बढ़ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नतीजे भी आए थे आजकल में, इनके बहुत ही शानदार नतीजे थे। ऐसे स्टॉक्स जो थोड़ा एक अलग बिजनेस में, यूनिक बिजनेस में है, उनके सामने चैलेंज नहीं होता और वर्चुअल मोनोपोली होती है उनकी। और हाइड्रोजन का भी आजकल बड़ा फैशनेबल वर्ड आ गया है, हाइड्रोजन सेल बनाने का, उसमें भी इनका दखल है। तो लिंडे इंडिया पे ध्यान रखना चाहिए। पार्थिव को पसंद है, बेहतरीन स्टॉक है और इसने भी आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को काफ़ी बड़े मार्जिन से। 95% का मार्जिन निफ्टी के कंपेरिजन में इनका आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पे। तो गुरमीत भाई, दूसरा आइडिया आपका जो बहुत पसंद है आपको। दूसरा जो ब्रॉड थीम है वो डिजिटाइजेशन का है। ऐसा लगता है कि हम अभी इसकी मिड साइकिल में भी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म अप साइकिल है जो हमें देखने को मिल रहा है। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो टियर 1 टियर 2 आईटी कंपनीज में सीटीओज हैं, सीएक्सओज हैं। तो बहुत सारा एक जो विजिबल चेंज आया है वो पहला ये आया है कि जो डील का नेचर है वो जैसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव डील हो गया। तो प्राइसिंग क्राइटेरिया नहीं रह गया, साइज ऑफ द डील भी खाली क्राइटेरिया नहीं रह गया। तो कितना स्ट्रेटेजिक है, कितना ट्रांसफॉर्मेटिव है, वो करता है। ईयू और यूएस में बहुत शॉर्टेज है मैन पावर की, उसका हमें भारतीय कंपनियों को लाभ मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी देखिए, जैसे हम इन्फोसिस है, 20% का रेवेन्यू गाइडेंस है। मुझे याद नहीं मैंने पिछले 5-10 साल में 20% का गाइडेंस टियर 1 कंपनी में देखा हो, वो भी इस स्केल पे। और अब अगर आप क्लाइंट्स का ब्रेकअप देखेंगे तो डिजिटल रेवेन्यू लगभग 58% है और हमें नए इमर्जिंग एरियाज भी दिख रहे हैं जहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो ये डिस्क्रिशनरी नहीं रह गया है। आपको डाउन साइकिल में भी स्पेंड करना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है। हम उस सिचुएशन में है, तो चाहे वो मशीन लर्निंग है, चाहे वो क्लाउड सिक्योरिटी है, चाहे वो एआई है, नए एरियाज में भी स्पेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो और यहाँ पे पर बाजार क्या करेगा, थोड़ा डिफरेंशिएट करेगा उन कंपनी से जो सिर्फ आईटी सर्विसेज है और उन कंपनी से जो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर्स बन रही हैं और जो जिनका निश आ रहा है। पहले सिर्फ साइज और स्केल पे ऑर्डर आता था, अभी स्पेशलाइजेशन पे हो रहा है। तो कुछ छोटी कंपनीज भी इसमें अच्छी हैं, जैसे आप केपीआईटी टेक्नोलॉजीज देखिए, ऑटोमेटिव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर पे फोकस्ड है।
तो वो पावर ट्रेन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे वो ऑटोनोमस सॉल्यूशंस हो, जैसे हम विजन और कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, तो बेसिकली ईवी इकोसिस्टम को कैटर कर रही है। छोटी कार के डिजाइन आर्किटेक्चर को चेंज करने के लिए साथ में काम कर रही है ऑटोमेकर्स के। हर क्वार्टर हम देख रहे हैं ओईएम्स ऐड हो रहे हैं। अभी चाइना के उन्होंने 2 ओईएम्स ऐड किए। करीबन 56 ओईएम्स हैं उनके पास, और टॉप 21 जो है वो 85% रेवेन्यूज करते हैं। तो बड़ा स्पेशलाइज्ड ईवी ट्रांसफॉर्मेशन क्रेज जैसे हम कहते हैं है उसमें। और इसमें काफी सारे अच्छे नेम है। आप थोड़ा स्पॉइल्ड फॉर चॉइस हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है आप ओवर पे मत करिए। जैसे आप 50 फी देने लगते हैं आईटी सर्विसेज को, तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे। अगर आप बहुत सारी जगह 20, 25, 30% का करेक्शन आया तो थोड़ा ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। केपीआईटी टेक और इन्फोसिस, एक बहुत बड़ी कंपनी और एक मिड साइज की कंपनी। गुरमीत, एक इस सेक्टर से संबंधित मुझे जानकारी चाहिए। मुझे बहुत कम समझ है इसकी, लेकिन दिलचस्पी बहुत है आईटी में। एक तो नया आजकल तरह तरह चलता ना, ये बहुत क्लाउड सर्विसेज, फिर डिजिटल सर्विसेज, फिर एक जो कन्वेंशनल आईटी कंपनीज। तो ये जो नई थीम आ रही है उसमें भी ये लोग हैं। तो जैसा मैंने नीरज जी बोला कि हमें ना स्पेंडिंग एरियाज हम वैल्यूएट करते हैं। मैंने जैसे इन्फोसिस का एक्टिव क्लाइंट्स का लिस्ट देखा लेवल 2 जाके, तो करीबन 1750 एक्टिव क्लाइंट। तो 100 मिलियन क्लब भी है, 50 भी है, 10 भी है। तो उन्होंने तो क्लाइंट माइनिंग बहुत अच्छी हो रही है। और बहुत जगह जैसे मैंने आपको बोला वो ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर्स बन रहे हैं। वो खाली एक आउटसोर्सिंग डील या डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं रह गया है। और अक्रॉस वर्टिकल डिमांड है, बीएफएसआई में डिमांड है, ट्रैवल है। मेरे क्लाइंट है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो शिपिंग बिजनेस में है। उनको जब वो एक्सपोर्ट करते थे तो उनको कुछ 25 या 30 इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ते थे, तो अप्रूवल आने में समय लग जाता था, एक 1.5 महीना लगता था। टीसीएस ने उनके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि वो 30 या 35 कंट्रीज का अप्रूवल उनके पास 48 घंटों में आ जाता है। अब उनके जितने क्लाइंट्स हैं जो भी एक्सपोर्ट बिजनेस में, वो टीसीएस को अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म। तो ये अब खाली कहने के लिए डिजिटाइजेशन नहीं रह गया है कि बसवर्ड है, ये कोर बिजनेस बन गया है। अगर आप डिजिटाइज नहीं करेंगे, एफिशिएंसी नहीं लाएंगे, तो आप सर्वाइव नहीं करते। जिंदगी आसान बन रही है आईटी के थ्रू। आप जो पहले काम बहुत मेहनत से करते थे, अब वो चुटकियों में होता है, और उसी को फैसिलिटेट करती हैं ये आईटी कंपनीज़। और एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने मुझे एक बार समझाई थी कि लाइफ की प्रॉब्लम को जो सॉल्व करती है ना कंपनियां, वो है आईटी वाली। तो इन दोनों कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, और यही आगे जाके फ्यूचर है। इसमें और भी बहुत काम हो रहा है। तो इन्फोसिस और आईटी, केपीआईटी टेक जो है गुरमीत की दूसरी बड़ी बिग थीम है जिसमें उनको बहुत भरोसा है। प्रकाश सर, दूसरा स्टॉक आपका कौन सा है? नीरज भाई, इनफैक्ट जब डिस्कशन आपका हो रहा था गुरमीत से, तब एक बहुत बढ़िया न्यूज फ्लैश करी है। ब्रेकिंग न्यूज बोल रहे हैं उसको हम लोग, तो वो मारुति के वैगन आर के लॉन्च पे है। अब ऐसा है कि वैगन आर तो इतनी पुरानी गाड़ी है, 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये नया वर्जन जो है उसमें इंटरेस्टिंग क्या लगा मुझे, एक छोटी सी चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसकी कीमत जो है, शुरुआती कीमत है वो 5.83 लाख की उन्होंने बताई है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये देखिए, ये हिंदुस्तान का नया दौर है। यहाँ पे कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर वापस आ रही है, और खास करके ऑटो सेक्टर में जब माल मिल नहीं रहा था, बुकिंग करने के बाद 3-3, 4-4 महीने की वेटिंग थी, वहां पे सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की मारुति ने अब अगर गाड़ी लॉन्च की, अपनी पुरानी गाड़ी का एक नया जो मुखड़ा रेस लॉन्च किया है, नया वेरिएंट वो किया, उसमें ऑफकोर्स फीचर्स ऐड किए होंगे, बट दिख ये रहा है कि ये सारा सेक्टर री रेट होना अब शुरू होगा। आपने ये पुराना मॉडल का नया वेरिएंट देखा है लॉन्च होते हैं। अगर मारुति ने कोई संजोग से कोई नई गाड़ी लॉन्च कर दी, और उनकी एक गाड़ी है जिसका मैं नाम सिर्फ छेड़ने के उसे जिक्र कर रहा हूँ, उसकी डिटेल्स आएंगी, अभी बाकी है बहुत। गाड़ी का नाम है जिम्नी। हाँ, जिस दिन ये जिम्नी, हाँ, ये ना जिप्सी का, हाँ, जिप्सी का एक छोटा वर्जन माना जाता है। ये कुछ मार्केट्स में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस साइड में है, और मैंने इस गाड़ी को यूज भी किया था एक बार ट्रैवल करते हुए काफी समय पहले, और बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहा है। उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, प्राइस पॉइंट बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस अच्छी है। अब वो यहाँ से बनती, गुजरात के उसमें बन के साउथ अमेरिका जा भी रही है, साउथ अमेरिका के मार्केट में एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में लॉन्च हुई नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो इस साल होगी। ये गाड़ी जैसे ही आती है, आपका मारुति का थोड़ा सा जो मार्केट शेयर, थोड़ा सा गिरावट आई है उसमें। किया मोटर्स ने, एमजी ने, इन्होंने थोड़ा, ह्युंडई ने, इन्होंने थोड़ा सा मार डेफिनेटली
इस पे डाला है। टाटा मोटर्स ने भी अच्छा खासा पहल करी है, तो विच इज गुड। लेकिन मारुति का मार्केट शेयर जो थोड़ा सा स्लिप हुआ था वो वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। और जैसे ही सेमीकंडक्टर्स के ये चिप शॉर्टेज के इश्यूज सॉल्व होंगे, आप देखेंगे कि रीस्टॉकिंग ग्लोबली आएगा और हिंदुस्तान के मार्केट्स में भी आएगा। और इतने नए रोड्स बन रही है, इतना नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, और इतनी आमदनी लोगों की धीरे धीरे सैलरीज के थ्रू, IT और ये सब के थ्रू जो बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन इसमें ट्रांसलेट होता हुआ दिखेगा। तो मेरी चॉइस मारुति सुजुकी है सेकंड पिक इसमें, क्योंकि मुझे लगता है ना ये ज्यादा गिरा है ना ये बहुत ज्यादा बड़ा था। तो ये अब एक बहुत अच्छी रेंज में रहा, और उस दायरे से अब इसको निकलने की जो है ये एक वो उस टाइप की वो आ गई है स्टेज, और परफॉर्मेंस जो है वो आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी एवरेज रियलाइजेशन और मार्जिन्स के तौर पर। मतलब जिम्मी पे दिल आ गया आपका और आप इसका टेस्ट ड्राइव भी ले चुके हैं। यस, ये वही नीरज जी, ये वही होगा जैसे जो कुछ सालों पहले गाड़ी स्विफ्ट के लॉन्च से जो मारुति का हुलिया बदला था। हाँ। और उसके बाद अगर आप देखें, आप उसके स्विफ्ट की लॉन्च की डेट डालिए और शेयर प्राइस के उस पे उसके ग्राफ पे, तो आप देख सकेंगे कि क्या हुआ था। वही चीज मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि इस नए वाले लॉन्च से होगा, जब होगा, अभी होने को देर है, लेकिन अब जब आएगी तब उसके बाद होगा। बट ये इस लेवल पे लेके लॉक करने लायक स्टेज पे है। आप सही कह रहे हैं। जो जिन लोगों ने जिप्सी चलाई थी ना, वो उसके फैन है, मतलब 4 व्हील ड्राइव जबरदस्त गाड़ी थी वो। अब उसी का नया अवतार जिमी आएगा। शरद भाई, दिल आया किसी और स्टॉक पे? जी, ज़ाइडस वेलनेस हमारा दूसरा स्टॉक है। दिल की रक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है वेलनेस, ज़ाइडस। जी, तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम वगैरह बढ़ती है और जैसे जैसे आप कॉन्शियस लाइफस्टाइल की तरफ और ज्यादा मूव ऑन करते हैं, वैसे वैसे इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ेगी। और ज्यादातर प्रोडक्ट्स अपने सेगमेंट को डोमिनेट करते हैं, चाहे एवरयूथ हो, चाहे न्यूट्रालाइट हो, चाहे वेल नोन शुगर फ्री हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अपने अपने सेगमेंट को डोमिनेट करते हैं। कंपनी ने पिछले साल 2 साल में अपना जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी 3.5 लाख से करीब 5 लाख किया है, जिसका इफेक्ट भी अब आने वाले सालों में दिखना चाहिए। और 20+ कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस ऑलरेडी है। हमारे अनुमान के हिसाब से कंपनी की अर्निंग अगले साल करीब 65 से 70 रुपए के आसपास रहनी चाहिए, और इस स्टॉक को हमें लगता है 30 के आसपास का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 2100 के लक्ष्य के हिसाब से ज़ाइडस वेलनेस हमें लगता है एक अच्छी लॉन्ग टर्म बेट है। शरद भाई, एक चीज बताइए, ज़ाइडस के बारे में हमने भी पढ़ाई की थी, बहुत बढ़िया कंपनी है। ये पिछले कुछ समय में लगातार कमजोर क्यों हुआ? कोई खास वजह है इसके पीछे? देखिए, जनरली बाजार में बहुत ज्यादा फैसिनेशन नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए था नहीं, क्योंकि सब लोग जब घर ही पे हैं तो बहुत ज्यादा फोकस ये सब चीजों पे रहता नहीं है। जब आप रेगुलरली बाहर निकलते हैं तो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाहर का खाना वाना होता है, तो फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब सब कोई घर ही पे खा रहे थे तो बाहर के खाने की कोई इतनी वो थी नहीं, और घर पे रह के आदमी 2 ही काम कर सकता था, या तो खा सकता था या एक्सरसाइज कर सकता था। तो अभी जैसे जैसे लाइफस्टाइल वापस से नॉर्मल होता है, जहां हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और हमको अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और जिम वगैरह वापस चालू होती है, तो हमें लगता है इस कंपनी को उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। और प्लस इनके कुछ डेट वगैरह भी थे, वो इन्होंने रिपे कर दिए हैं। वो करीब 9% के आसपास के डेट थी, 1500 करोड़ के कुछ कूपन बॉन्ड्स थे, वो इन्होंने रिपे कर दिया है। उसका भी सीधा फर्क इनके बुक्स में दिखना चाहिए। एग्जैक्टली। ज़ाइडस वेलनेस जिस सेगमेंट में है उसमें इनका मार्केट शेयर जो करीब 90% या प्लस ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट में इनका इस तरीके की डोमिनेंस वाली कंपनी है ये। और ये इस वक्त जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल सकती है, मतलब काफ़ी नीचे प्राइस आया है इसका, तो इसको ख़रीदा जा सकता है। 1430 इसका 52 वीक लो है, उससे थोड़ा ही ऊपर है, तो बहुत कंफर्ट है इसमें। ये यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कंपनी है जो उसको देखा जा सकता है। पार्थिव भाई, आपका अगला स्टॉक? मेरा अगला स्टॉक रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। ये हम जानते हैं कि केमिकल सेक्टर में एक फ्रंटलाइन कंपनी है। टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स है मिस्टर चंद्रकांत गोगरी और मिस्टर राजेंद्र गोगरी, जिन्होंने काफ़ी सालों में ये बहुत ही बड़ा एक कंपनी जो बनाया है, जिसके अंदर आज की तारीख में अगर उनके फिक्स्ड एसेट्स देखें तो करीबन 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एट वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हर एक टाइप की केमिस्ट्रीज करते हैं, जिसमें इन टर्म्स ऑफ बेंजीन के डेरिवेटिव्स में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। और जिनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल उसमें देखें
देखें तो 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोफाइल है। कस्टमर प्रोफाइल देखें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस भी है, करीबन 400 ग्लोबल कस्टमर्स, और ग्लोबल कस्टमर्स के नाम भी अगर देखें तो सिंजेंटा है, बहुत सारे ड्यूपॉन्ट है, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम है जो उनको कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साथ करने हैं। डोमेस्टिकली भी देखें तो करीबन 700 से ज़्यादा डोमेस्टिक कस्टमर्स है। इनका काफ़ी फोकस रहता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास बहुत बड़ा एक फार्मास्यूटिकल डिवीजन है, जहाँ पे एक स्पेशल सिचुएशन है कि उन्होंने उसका डीमर्जर अनाउंस किया है। ये दोनों सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल कैपेक्स आने वाले 3 साल के अंदर उन्होंने अनाउंस किया है टू द ट्यून ऑफ 5000 करोड़। FY22 में उनका कैपेक्स रन रेट था करीबन 1200-1300 करोड़ का, और उनका मानना है कि ये जो कैपेक्स का रन रेट है उसमें जो एसेट टर्न्स होते हैं करीबन 2 to 2.5 के आसपास होते हैं। मतलब मोटा मोटी आज की तारीख में ये कंपनी जो करीबन 6-6.5 करोड़ का टॉप लाइन कर रही है सालाना, ये आने वाले 4 से 5 साल में ये पोटेंशियल रखती है कि इसका टॉप लाइन करीबन 14 से 15,000 करोड़ हो जाए, विच इज सब्सटैंशियल रेस। और अच्छी बात यह है कि जो नए प्रोडक्ट्स ये लोग डालने वाले पैसा जो करीबन 3,000 करोड़, वो 3,000 करोड़ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आएंगे, जिसमें जो एबिटा मार्जिन है करीबन 23 से 25% के नीचे नहीं रहता है। तो वैल्यू एडिशन होने वाला है, डेफिनेटली काफी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगी। प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड फैंटास्टिक है, स्पेशल सिचुएशन है जिसमें फार्मास्यूटिकल सेगमेंट जो अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है उसका भी आगे जाते शेयर मिलेगा। तो हमारा मानना है कि ये शेयर बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट है यहाँ पे, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स को कमा के दे सकते हैं। अच्छा कमाई दें इसमें। लेकिन पार्थी जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जो पूरी केमिकल की स्टोरी थी उसने पिछले 1-2 सालों में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, बहुत अच्छा कमा के देखा, और जो प्रोडक्ट प्राइसिंग थी वो एकदम स्काई रॉकेट थी। अब ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके प्लेटो हो रहा है, तो वो जो प्राइस स्टेबलाइज हो रहे हैं तो मार्जिन क्या इंटैक्ट रहेंगे? क्योंकि अभी ताज़ा जो इनके मतलब है हाईएस्ट मार्जिन इन्होंने 29% तक के क्लॉक किए हैं, जो कि हाईएस्ट है 10-12 क्वार्टर में। मेंटेन कर पाएंगे? ये जो आप मार्जिन देख रहे हैं उसमें एक एक्सेप्शनल नंबर था, जहां पे उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ था उसका 631 करोड़ का एक एबिटा में इंपैक्ट था, तो उसके वजह से ये ऑप्टिकली मार्जिन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। मैनेजमेंट ने हर एक टाइम कॉन कॉल में बताया कि जो नॉर्मलाइज मार्जिन है कंपनी का दैट इज एनीवेयर बिटवीन 17 to 20%। और अगर मैं कंसिस्टेंसी आरती इंडस्ट्रीज की देखूं इन टर्म्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू पास थ्रू जो रॉ मटेरियल है, वो हमने देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीबन 50-60% रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट बढ़े, लेकिन उनकी जो पास थ्रू की कैपेसिटी है और कस्टमर्स को जो इजीली पास करते हैं उसमें ज्यादा लैग भी नहीं रहता है। दैट इज द रीजन ये काफी अच्छा मार्जिन प्रोफाइल बना के रखते हैं। दूसरी अच्छी बात, मैनेजमेंट इतना स्मार्ट है कि हमने देखा है कि वो करीबन 5 या 6 ऐसे प्रोडक्ट्स में एक डोमिनेंट मार्केट शेयर रखते हैं, जहां पे ऑन एन एवरेज कोई भी क्वार्टर में आप देखेंगे 2 या 3 प्रोडक्ट हमेशा इनको मार्जिन की जीत देता है। जैसे लास्ट क्वार्टर में देखें तो पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन में उन्होंने बहुत ही शानदार कमाई की है, जब दूसरे सब प्रोडक्ट्स काफी टेपिड थे। तो मेरा मानना है कि मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, बहुत अच्छी टीम बनाई है, और आगे जाते भी जो कैपेक्स आने वाले हैं वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में आने वाली है। और दूसरा, हम हमेशा जो बात करते हैं कि चाइना इज 25% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर इन स्पेशलिटी केमिकल, इंडिया 3% पे है, तो ये 3% का अगर 5% भी होना है तो ये जो कैपेक्स आरती इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी ने अनाउंस किया है वो भी फीका पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5 to 10 years बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ मेरे को ये कंपनीज में दिख रहा है, और उसमें भी अच्छी कैपिटल एलोकेटर्स लाइक आरती इंडस्ट्रीज दैट विल डेफिनेटली स्टे स्टैंड आउट। ओके, तो ये इसका जस्टिफिकेशन है कि क्यों ऐसा हुआ, और आरती इंडस्ट्रीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 2 स्टॉक्स हमने सभी से लिए हैं, और गुरमीत चूँकि थीमेटिक बात की तो उनके ज़्यादा स्टॉक भी आप उसमें से देख सकते हैं। अब मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक में जाते हुए मेरे मन में एक सवाल है। वो सवाल इन्हीं चर्चा के दौरान निकला है। जैसे अभी मारुति की चर्चा हुई और जाइडस वेलनेस की चर्चा हुई। मारुति अपने 52 वीक लो से 52 वीक हाई के एकदम करीब आ गया, और जाइडस वेलनेस अभी वहीं पे खड़ा है। तो एक जनरल साइकी होती है इन्वेस्टर्स की कि जब वो एकदम अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में होता है तो उसको मन नहीं करता खरीदने का, लेकिन जब वो चल के ऊपर एकदम हाई पे पहुंचता है तो उसको लगता है अरे यार मिस हो गया, उस समय ले लेते हैं हम। ये जो साइकी, इसका मिथ बस्टर कौन करेगा? आप में से जो भी जवाब देना चाहे, ये ऐसा क्यों लगता है आदमी को? प्रकाश जी आप ही बताइए, या गुरमीत जी आप बताइए। जैसा प्रकाश जी ने बोला पीछे मैन्युफैक्चरिंग की बात की वजह से हम ना प्राइस परफॉर्मेंस को बिजनेस परफॉर्मेंस से कंफ्यूज कर लेते हैं, और ये एक बड़ी गलती होती है, और ये दोनों तरफ होती है। जब ग्रीड होता है मार्केट में तब भी होता है,
तब हम प्राइस को ही देखते रहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल, और बियर मार्केट में और ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमें लगता है कि प्राइस गिर रहा है तो परफॉर्मेंस भी उतना इक्वली खराब हो रहा है। दूसरा, हमें जिसे हम ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग का डिबेट होता है हमेशा, आप देखिए डीवीज लेबोरेटरीज 5500 में सबको अच्छा लगता है, 4000 रुपए में लगता है कि रिस्क बढ़ गया है। बजाज फाइनेंस 1800 में रिस्क ही लग रहा था मार्च 2020 में, 7000 रुपए में आप बहुत कंफर्टेबल थे अभी 2 महीना 3 महीना। तो ये हर स्टॉक के साथ होता है एक कि आपको राइजिंग प्राइसेस से लोग राइजिंग बिजनेस परफॉर्मेंस को कंफ्यूज कर लेते हैं, उसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। हमें थोड़ा सा यही हमारा भी फर्ज है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के लोगों को नेविगेट कराना वोलेटिलिटी में। अच्छे समय में सब अच्छा करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है कि हम थोड़ा फंडामेंटल्स पे, कंपनी की स्ट्रेंथ्स पे ज्यादा बात करें, कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाएं जब ऐसा दौर आए वोलेटिलिटी। कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रकाश जी, आपको जोड़ेंगे इसमें? नहीं नीरज भाई, ये बहुत वैलिड सवाल है कि ये जो 52 हफ्तों का हाई और लो देख के लोग जो डिसाइड करते हैं ना, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप ये 52 हफ्ते की जगह लाइफ टाइम हाई और लो देखेंगे तो आपको और भी पिक्चर अलग दिखेगी। तो ये 52 हफ्ते तो कोई बहुत लंबा समय होता नहीं है, और अब कुछ पॉइंट पे उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मारुति को ही देखें एग्जांपल के तौर पे, 2020 में जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी मार्च के महीने में, तो उसके बाद इतनी सख्त गिरावट आई थी एज इफ कंपनी बंद हो जाएगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, कामकाज सब हो जाएगा, और हुआ भी। कुछ दिन कामकाज बंद रहा, वर्कर नहीं आ पाए, उन्हें शुरुआत नहीं हो पाई काम की। तो जब कंपनी ने, जैसे गुरमीत ने कहा, कंपनी के अंडरलाइन बिजनेस ने सब झेला है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, अब उस चीज को 2 साल हो गए, और आज का अगर आप मार्केट देखें, और एक चीज मैं जो 52 हफ्ते के हाई लो को समझने की जो कोशिश करता हूं, मैं उसका गैप देखता हूं कि गैप कितना है। कई चीजों में हमने देखा है कि 52 हफ्तों का लो है 30 रुपए और हाई है 600 रुपए, और अब हम खुश हो रहे होते हैं कि वो 30 के नजदीक है, लेकिन वो 30 गया क्यों था और वो इतना नीचे गिरा क्यों था, ये समझना ज्यादा जरूरी है ना। और 52 हफ्ते में कौन से दिन से आप कंपेयर करो, तो ये प्राइस पॉइंट्स को हिस्टोरिक उसको ले बगैर अगर आप देखें बिजनेस में इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है, तो मारुति का पिछले 2 साल में बिजनेस खराब हुआ है, मार्केट शेयर गिरा है। 52-51% मार्केट शेयर से वो 48 तक आ गए थे मार्केट शेयर में। तो जब मार पड़ा है तो स्टॉक ने भी वो मार झेला है और दिखाया आपको। अब जब इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो इस वजह से हम लोग को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये वापस एक साइकिल शुरू होगा, और इसके जो हिस्टोरिक हाई है उसको भी पार कर सकता है अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। प्राइस एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टर को कम से कम बिजनेस एनालिसिस जरूर पढ़ना चाहिए कि अंडरलाइंग बिजनेस क्या है, वो किस मुश्किलों से गुजर रहा है, या क्या उसमें आगे ग्रोथ होने वाली है। तब आपको ये समझ में आएगा कि ये हाई लो देखना कितना ज़रूरी होता है। हाई लो देखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, लेकिन अंडरलाइंग बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये ज्ञान के बाद अभी एक स्टॉक बाकी है, छोटे से ब्रेक के बाद उसको पूछेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बातचीत हो रही है आज मार्केट की, और मार्केट में सीधे एक्शन की, यानी स्टॉक्स की। करना क्या है आज, नो ज्ञान, सीधे सीधे स्टॉक की बात होगी। शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी, अगला स्टॉक आपका? जी, अगला स्टॉक है कोल इंडिया। हमें लगता है जितना डर बाजार में है कि कोल प्लांट्स वगैरह सब बंद हो जाएंगे और सारा रिन्यूएबल में शिफ्ट हो जाएगा, वो थोड़ा ओवरडन है। और कोल हालांकि बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा एज अ सेगमेंट, लेकिन स्टेडी अर्नर रहना चाहिए, और आने वाले 8-10 सालों तक भी कोल आपके फुल मिक्स में इंडिया में तो एटलीस्ट एक मेजर पोर्शन ही रहना चाहिए। स्टैग्नेंट रहेगा, ज्यादा ग्रो नहीं करेगा कंपेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी, बट स्टेडी रहना चाहिए। इसके बियॉन्ड कोल इंडिया जिन वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है वो भी काफी अट्रैक्टिव है, लगभग 6 टाइम पे मिल रहा है। और कंपनी डाइवर्सिफाई भी कर रही है। कंपनी ने नेवेली लिग्नाइट के संग टाई अप किया है 3000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लिए और 2000 मेगावाट के थर्मल प्लांट के लिए। इसके अलावा टाइचर में लिमिटेड जो उन्होंने एक जेवी बनाया है आरसीएफ गेल वगैरह के संग, उसमें वो कोल गैसिफिकेशन प्लांट के थ्रू यूरिया वगैरह बनाने की भी बात कर रहे हैं। और इंडियन रेलवेज के संग मिलके उन्होंने अपनी एफिशिएंसी, ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने पे भी काफी खर्च किया है। पिछले साल
भी कंपनी ने लगभग 10,000 करोड़ का कैपेक्स किया है और ये सब प्रोजेक्ट्स में भी अच्छा खासा 15-20 हजार करोड़ रुपए तक लगने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये सब मिला के, और डिविडेंड यील्ड भी काफी डिसेंट है, अगर आप हमारे अनुमान के हिसाब से 29-30 रुपए की ईपीएस आनी चाहिए अगले साल में, तो उस लिहाज से कंपनी करीबन 12 से 15 रुपए का डिविडेंड भी देगी। तो आपकी डिविडेंड यील्ड भी 8-9% है और हमें लगता है कि इस कंपनी को आइडियली 10 के आसपास का मल्टीपल मिलना चाहिए जैसे जैसे ये बहुत ज्यादा निगेटिविटी एब्जॉर्ब होती है जी। तो उस लिहाज से हमें लगता है ये स्टॉक इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए 300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से। कोल इंडिया में ध्यान रखिए। और इस स्टॉक के बारे में सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि इसने पिछले एक साल में निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। 13% का रिटर्न निफ्टी के सामने, ये बहुत बड़ी बात है कोल इंडिया के लिए। पार्थिव भाई, अगला स्टॉक आपका? जी, मेरा अगला स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक का। हम जानते हैं कि बेसिकली ये बैंक ने आफ्टर मिस्टर संजय बख्शी एक फैंटास्टिक क्लीनअप किया है और ये रिफ्लेक्ट करता है उनके पिछले क्वार्टर के नंबर्स में कि जहां पे हमने देखा कि कोर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है जो करीबन 24% बढ़ी है, विच इज अ फैंटास्टिक नंबर। आपने ही बताया कि जिस तरह से जो क्रेडिट ऑफटेक है, क्रेडिट डिमांड है, काफी टेपिड है, वैसे माहौल में हमने देखा कि ये जो बैंक है इन टर्म्स ऑफ इट्स कोर पैरामीटर्स, डिपॉजिट ग्रोथ करीबन 16% दिखा है, जो डोमेस्टिक लोन ग्रोथ है वो 18% का ग्रोथ है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि जब ओवरऑल क्रेडिट डिमांड ग्रोथ टेपिड है और यहाँ पे अगर ये बैंक 18% ग्रोथ दिखाती है, दैट मीन्स ये बहुत सारा मार्केट शेयर उसके जो वीकर पीयर्स है उससे स्टील कर रहा है, विच इज अ वेरी फैंटास्टिक साइन एंड गुड साइन फॉर द फ्यूचर। रिटेल लोन्स भी देखे तो करीबन 18.6% से ग्रो हुए। नेट एनपीए फैंटास्टिक नंबर 0.85। प्रोविजन देखे एज अ परसेंटेज ऑफ द एवरेज लोन्स करीबन 1% पे, विच इज अ वेरी गुड नंबर। इतनी बड़ी प्राइवेट सेक्टर लेंडर है इंडिया की। कासा भी 45% पे है। टीयर 1 17.45% है, विच इज अ वेरी फैंटास्टिक नंबर। गोज टू शो कि ज्यादा कैपिटल रेज नहीं करना पड़ेगा और येट दे कैन ग्रो एट 15% कैगर लोन डिसबर्समेंट्स ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसकी जो सब्सिडरीज है, और स्टार्टिंग ऑफ द शो में जो आप फाइनेंशियलाइजेशन की बात कर रहे थे गुरमीत और प्रकाश सर, तो उस लिहाज से भी यहाँ पे हम देखें तो सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशंस अगर मैं गिनूं तो इंश्योरेंस वर्टिकल है, एएमसी वर्टिकल है, जनरल इंश्योरेंस है, होम फाइनेंस की सब्सिडरी है, उनकी फॉरेन सब्सिडरीज है, ये सबका सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन भी काफी वैल्यू ऐड करता है। तो कोर बुक पे ये बैंक करीबन 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, जो मेरे लिहाज से काफी चीप है। डिजिटाइजेशन में भी आई वुड से हैंड्स डाउन आगे इवन एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिहाज से मुझे आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा लगा। इसमें तो सर डबल इंजन लग गया पार्थिव भाई, डबल इंजन है, ट्रिपल भी लग सकता था लेकिन कम से कम डबल इंजन तो बिल्कुल दिख रहा है मुझे। प्रकाश भाई, तीसरा स्टॉक आपका। मैं तो जो मेरे साथ वाले गेस्ट को सुन के ये हो रहा हूँ कि इंस्पायर हो रहा हूँ कि इतना इम्प्रूवमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आ रहा है, जो पार्थिव ने बहुत सही समझाया लिंडे की स्टोरी के साथ, आरती के उसके साथ। तो देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बोलबाला बढ़ता है कोई भी अर्थव्यवस्था में, तो उसके साथ एक सेक्टर बहुत क्लोजली कोरिलेटेड होता है और वो है लॉजिस्टिक्स का। चाइना में 20 साल में अगर आप देखें ग्राफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बनाए अगर, तो उसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक्स टू जीडीपी जो है वो देखें तो वो भी उसी पेस पे बढ़ा है। तो हम लोग क्या हो क्या रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई सरकार ने इतनी बढ़िया तरीके से अमल में किया है, पीएलआई का बोलबाला है, अब हर सेक्टर में आ रहा है, लोग बड़े बड़े कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करने की चेष्टा कर रही है। और जैसे ही आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग रोबस्ट होता हुआ दिखेगा, उसको माल को एक जगह से कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत डिजिटाइज लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस आएंगे। अभी तक सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट आ रहा था, तो जीएसटी ई वे बिल में इंप्रूवमेंट आपने देखा, टोल कलेक्शन में देखा, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स की गाड़ी कम बिक रही क्योंकि अब वो एक ट्रक जो है वो ज्यादा सैर कर लेता है 3 दिन में, जो पहले नहीं कर पाता था, रुकावट कम हो गई, ये सब था। लेकिन मैं जिस चीज का उल्लेख कर रहा हूँ वो ये है कि डिजिटाइजेशन या मॉडर्न सॉल्यूशन जो लॉजिस्टिक्स के हैं, उसमें एक कंपनी है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। महिंद्रा का नाम है तो आप जानते ही हैं, पेडिग्री अच्छी है। इसमें इंटरेस्ट लोगों को अब इसलिए आना शुरू हुआ है कि इन्होंने एक पायलट बेसिस पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ एक करार किया था कुछ समय पहले, पिछले साल,
कि बजाज का जहां जहां उत्पादन है प्रोडक्ट्स का, वहां से एंड रिटेलर तक पहुंचाने का सारा जो कार्यक्रम है वो ये कंपनी करके देगी। आपको कुछ नहीं करना है। तो जो बजाज का मेहनत जो बजाज को फोकस करनी है वो बिजनेस डेवलपमेंट पे करनी है, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे करनी है, ना कि उसको यहाँ से वहां तक पहुंचाने में करनी है जिसमें लोग उसके उलझे हुए रहते हैं। तो अगर इस टाइप की चीज होने लगी तो आप ये सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान का स्केल जो है मैन्युफैक्चरिंग का जैसे जैसे बढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज गेन आपको लॉजिस्टिक्स आता है। अगर आप लॉजिस्टिक्स इंप्रूव कर लेंगे तो आपका मार्जिन अगर 12% का था, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो गया तो हो सकता है 14 का हो जाए। तो बहुत फर्क पड़ता है बॉटम लाइन पे भी, अगर आपके पास सोल्यूशन या पार्टनर सही हो। तो मुझे लगता है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को देखिए, इन्होंने पिछले 3 साल में बहुत बढ़िया केपेक्स किया है। कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई लेकिन इन्वेस्टमेंट मोड में थी, अपनी क्षमता बढ़ाने के मोड में थी। अब सब कुछ सुधर चुका है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और अब जैसे जैसे आपको रेवेन्यू और ग्रोथ दिखेगी, अब गजब का इसमें वो ढाएगा इसमें। अब इसका ब्यूटी ये है, जो 52 हफ्ते की बात करते हैं लोग, उनके लिए भी ये फिट बैठता है कि 800 प्लस था इसका 52 हफ्ते का हाई, अब थोड़ा सा नीचे आज मिल रहा है वहां से। सो सस्ते में मिल रही है चीज और अच्छी पेडिग्री वाली है, और एक मायने में लीडरशिप भी है इसकी। तो इस पे मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आपको आगे चल के इस मार्केट में अगले 1-2 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। 2 बातें मैं इसमें जोड़ देता हूँ। एक तो ये बिल्कुल ऐसे प्राइस पे खड़ी ना, बहुत ही ललचाने वाला जो वैल्यूएशन है, 391-92 रुपए से कल लोस के साथ ये 430 पे है। और दूसरा इसका 12 मंथ PEG अगर आप देखेंगे तो 2.12 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे लगता है इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और B2B सेगमेंट की लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा, जबरदस्त कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं, पेडिग्री में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए गुरमीत सर, तीसरी थीम आपकी। मेरा जी, प्रकाश जी ने, शरद जी ने, पार्थी ने बात करी, मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, प्रकाश जी ने ऑटो की बात करी। मुझे लगता है इस जो बहुत सारी जगह या तो वो PLI लेड कैपेसिटी क्रिएशन है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, कुछ जगह हमें वो चाइना +1 दिख रहा है, कुछ जगह गवर्नमेंट पॉलिसी से हमें केपेक्स होता हुआ दिख रहा है। तो मैंने इसको एक, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं, मैं इसे कैपेसिटी क्रिएशन या ऑपरेटिंग लेवरेज थीम बोलता हूँ। बहुत जगह हमें देखने को मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डीवीज लैब्स है, उन्होंने जो केपेक्स अगले 3 साल में होना है उतना पिछले 30 साल में भी नहीं किया। उन्होंने एक मैनेजमेंट कॉल में बोला कि FY 23 से 25 में वो उन मॉलिक्यूल्स को टारगेट कर रहे हैं जिनका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, वो साइज करीबन $20 बिलियन। हमने इस क्वार्टर के रिजल्ट में उनका देखा कि उनका मार्जिन 44% आया। बाकी हर API CRAMS कंपनी स्ट्रगल किया कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस API का बहुत लंबी बिजनेस है। उनमें मोलूपिविर का सेल उस क्वार्टर में आया। वो आगे भी और काम कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है US FDA के साथ, ग्रेट केमिस्ट्री स्किल्स, एबिलिटी टू ऐड वैल्यू इन लेट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज। तो अच्छी सॉलिड कंपनी है, थोड़ा करेक्शन है, महंगी अभी भी है बट अच्छी कंपनी है ओवर अ टाइम। सिमिलरली प्रकाश ने मारुति की बात करी, उसमें आपकी कंपनी देखिए, ऑटो एंसिलरी में मिंडा देखिए आप, उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, सिर्फ स्विचेस और हॉर्न से अब वो लाइटिंग्स, कास्टिंग्स, कार सीट्स। अभी उन्होंने एक जर्मन कंपनी एक्वायर करी जिसमें वो बैटरी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में जा रहे हैं। मैं उनका सेगमेंट मिक्स देख रहा था, करीबन 53% कार का है और अब 2 व्हीलर में भी करीबन 47% हो गया है। एलॉय व्हील्स इस साल आपको पूरा दिखेगा ऑपरेशनल होता हुआ। तो बहुत जगह हमें वो ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा। आज 8,000 करोड़ के आसपास का उनका टर्नओवर, मुझे लगता है अगले 2-3 साल में टर्नओवर भी बढ़ेगा, साथ साथ मार्जिन भी जो अभी करीबन 10-11% में है, इसमें भी सुधार होगा। तो ऐसे कई सारे नाम है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम है, जहां हमें ठीक ठाक कैपेक्स देखने को मिल रहा है और कंपनीज जिन्होंने वो किया वो बेनिफिट करते हुए दिख रही है। हाँ, ये 52 हफ्तों में हो सकता है प्ले आउट ना हो, 100-150 हफ्ते लग जाए, बट ये अच्छा मुझे लगता है करेगा और प्राइसेस काफी रीजनेबल होती है। रीजनेबल है। तो गुरमीत ने जो अपनी 3 थीम रखी है उसको देखिए आप फटाफट, उसमें KPIT और इन्फोसिस, CDSL, ICICI बैंक, और उसके अलावा जो उन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज की थीम रखी है उसमें CDMO कंपनीज हैं, डिवीज लैब, PI इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स हैं। पार्थिव ने जो अपनी थीम बताई उसमें लिंडे इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक है। प्रकाश जी की है मारुति, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और BSC, और शरद जी ने बताई है SBI, जाइडस वेलनेस और कोल इंडिया। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आप नजर रख सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। रेडी सर? मेरा सिंपल सवाल है, क्या मार्केट को टाइम किया जा सकता है? प्रकाश सर? यस। ओके। गुरमीत सर? नो। पार्थिव जी? नो। शरद जी? नो।
डन। अब इस पे होगा एक शो 1 घंटे का, क्योंकि अगर चारों लोग कह देते तो मैं शो नहीं करता, लेकिन अब मैं इसमें 1 घंटे का शो करूंगा कि क्या मार्केट को टाइम किया जा सकता है। अब प्रकाश सर ने कहा यस, बाकी ने कहा नो। नीरज भाई नहीं अभी नहीं सर, नहीं अभी की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ उस शो में पहले से बुकिंग कर रहा हूँ मैं अपनी सर। बुकिंग आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैंने कर ली बुकिंग आप चारों लोगों की इसलिए तो मैंने कहा था कि हाँ ना में बोलना है। यही चारों गेस्ट होंगे और मार्केट को क्यों टाइम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, इस पे चर्चा होगी। और एक दूसरा आप लोगों से मुझे प्रॉमिस चाहिए, अभी एक बहुत अच्छी बात गुरमीत ने कही कि ऑपरेटिंग लेवरेज पे बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, और हमारे के बहुत बड़े उद्योगपति ने कहा कि कैपेक्स महोत्सव होगा इस देश में अब, जिस तरीके की प्लानिंग बनी है। तो मैं इस पे 1 घंटे की चर्चा करना चाहता हूं कि कैपेक्स महोत्सव का क्या मतलब है और ऑपरेटिंग लेवरेज का कौन कौन सी कंपनीज फायदा उठा रही है, या उठा सकती हैं, उठाएंगी। इस पे मैं 1 घंटे की चर्चा करूंगा। इसमें थोड़ा वक्त इसलिए लगेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी रिसर्च करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। गुरमीत मेरी मदद करेंगे, बाकी सब लोग भी करेंगे मेरी मदद। इस पे भी शो करेंगे और आप सब लोगों को आना पड़ेगा, लेकिन वो मार्केट टाइमिंग वाला तो बहुत जल्दी करूंगा मैं। चलेगा सर? डन डन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और वीकेंड पे अच्छे से रहिए, ध्यान दीजिए अपना, सुरक्षित रहिए। हैप्पी वीकेंड। देखते रहिए CNBC आवाज। थैंक यू।